हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। What is correct about the first order logic? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एक तरीका होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम प्रेडिकेट कैलकुलस भी बोलते हैं। ये एक्सटेंशन है प्रपोजिशनल लॉजिक का, क्योंकि प्रपोजिशनल लॉजिक में हम सिर्फ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस या तो ट्रू है या फॉल्स है, हम सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को प्रीपोजिशनल लॉजिक में एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं या फिर जो नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की हेल्प लगती है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए ये एक पावरफुल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, all the above. The dash modifies or defines the properties of the subject. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट होता है और प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जॉन इज टॉल, तो इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट होगा और टॉल प्रेडिकेट होगा। तो जो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेडिकेट। In FOL, a sentence can be structured using dash types of quantifiers. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम दो तरह के क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। जो दो क्वांटिफायर्स होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। डैश आर ट्रू फॉर ऑल, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर सभी के लिए ट्रू होते हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर? यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है फॉर ऑल। ये सभी वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोनाउंस्ड एज फॉर ऑल। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए ट्रू हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम सिंबलाइज करते हैं देयर एग्जिस्ट से, प्रोनाउंस्ड उसे हम करते हैं देयर एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होते हैं वो सभी वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। Which statement is a correct example of universal quantifier? जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर ऑल का। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉर ऑल एक्स किंग एक्स इम्प्लाइज पर्सन एक्स। Which statement is a correct example of existential quantifier? जिस तरीके से यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए हम फॉर ऑल सिंबल का यूज करते हैं, उसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए हम देयर एग्जिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर एग्जिस्ट एक्स, क्राउन एक्स एंड ऑन हेड एक्स, जॉन। A term with no variable is called a ground term. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड टर्म। जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसे हम ग्राउंड टर्म बोलते हैं। In the process of knowledge engineering, the first step is dash. नॉलेज इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक फील्ड होती है। नॉलेज इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द टास्क। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई द टास्क। तो अगर हम इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई द टास्क। सेकेंड जो है वो है असेंबल द रिलीवेंट नॉलेज।
थर्ड स्टेप होता है डिसाइड ऑन अ वोकेबलरी एंड लास्ट में आएगा एनकोड जनरल नॉलेज ऑफ द डोमेन। तो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो है CABD। Process of finding substitutions that make different logical expression look identical is called dash। यूनिफिकेशन प्रोसेस होता है जहां पे हम अलग अलग लॉजिकल एक्सप्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उन्हें आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफिकेशन। Forward chaining systems are dash and backward chaining systems are dash। फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम में हमारे पास डेटा होता है, नोन डेटा होता है। तो नोन फैक्ट्स और नोन डेटा की हेल्प से हम गोल तक पहुंचते हैं, इसीलिए फॉरवर्ड चेनिंग को हम डेटा ड्रिवन बोलते हैं। और बैकवर्ड चेनिंग में हम गोल से स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारे पास कंक्लूजन होता है और उस कंक्लूजन से स्टार्ट करते हुए हम फैक्ट तक पहुंचते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा ड्रिवन एंड गोल ड्रिवन। फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम्स डेटा ड्रिवन होते हैं एंड बैकवर्ड चेनिंग सिस्टम्स गोल ड्रिवन होते हैं। इन फॉरवर्ड चेनिंग फोकस ऑफ अटेंशन स्टार्ट्स विद द डैश, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। फॉरवर्ड चेनिंग में हम स्टार्ट करते हैं नोन डेटा से, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नोन डेटा। डैश एल्गोरिदम आर इन मोर लाइक बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम। तो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम होते हैं वो बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम की तरह होते हैं। डैश प्रॉब्लम कैन फ्रीक्वेंटली ऑकर इन बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम। बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम में चेन में अगर कोई लूप है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वो लूप कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, तो उससे इनकम्प्लीटनेस हो सकता है और सेम स्टेट्स बार बार रिपीट हो सकती है। तो अगर चेन में लूप है तो हमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनकम्प्लीटनेस एंड रिपीटेड स्टेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सिंबल कैन बी अ डैश। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सिंबल कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, वेरिएबल टर्म हो सकते हैं या फिर फंक्शन हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म और अ फंक्शन। The knowledge engineer might already be an expert in the domain or might need to work with real experts to extract what they know. This process is called dash। नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो नॉलेज इंजीनियर होते हैं वो उस डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं, और अगर वो उस डोमेन में एक्सपर्ट नहीं है तो वो उस डोमेन में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी हेल्प से वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है जहाँ पे नॉलेज इंजीनियर उस डोमेन के एक्सपर्ट से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नॉलेज एक्विजिशन। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉलेज एक्विजिशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन एक थ्योरम प्रूविंग टेक्निक है जहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। रिजोल्यूशन डिस्कवर हुआ था 1965 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ थ्योरम प्रूविंग टेक्निक दैट प्रोसीड्स बाय बिल्डिंग रेफ्यूटेशन प्रूफ्स। रेफ्यूटेशन प्रूफ्स का मतलब होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। रिजोल्यूशन में हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करके थ्योरम को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई सारे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और उन स्टेटमेंट्स को यूज करके हमें उसका कंक्लूजन प्रूफ करना होता है। P implies Q can be written as dash। जब भी हम किसी सेंटेंस को कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या CNF में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि उस सेंटेंस में से हमें सिंगल इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन एलिमिनेट करना होता है। तो सिंगल इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करने के लिए हम नेगेशन एंड और का यूज करते हैं। तो P implies Q को हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, निगेशन ऑफ P और Q। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट को रेफर करें।